वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो है प्रिंसिपल मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस जो है उसका ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं। बेटा सबसे पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है आप हमारे चैनल पे जाइए और जरूर उसको पहले वॉच कीजिए। और उसके बाद जो है बेटा यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पार्ट 1 मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस का जो है सेकंड लेक्चर है, जिसका पार्ट 1 है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर हम लोग इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहले एक बार इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट का बेसिक्स क्या है, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिकल स्कूल क्या होता है, उसके बाद टेलर्स के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या है और फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पॉइंट क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और टेलर्स और यहां पर हेनरी फ्यूल, इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है, उन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। आइए बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैनेजमेंट एज अ क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, भाई क्या मतलब होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो मैनेजमेंट एज अ क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की बात करें बेटा तो लर्न अबाउट फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा जी यहां पर अगर हम बात करते हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की, जब भी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर यह बताया जाता है कि हम क्या करते हैं। यहां पर हम फाउंडेशन की बात करते हैं, यहां पर हम बेसिक्स की बात करते हैं। किसके बारे में? तो यहां पर मैनेजमेंट के बारे में, एंड मैनेजमेंट थ्योरी एंड इंपैक्ट ऑफ द मॉडर्न बिजनेस, और इससे मॉडर्न बिजनेस में क्या इंपैक्ट आया है इनके बारे में हम चर्चा करते हैं बेटा। तो कभी भी ध्यान रखिएगा जब भी अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट के फाउंडेशंस के बारे में तो यहां पर क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की हम बात करते हैं। क्लासिकल स्कूल का जो थॉट है, विचार है, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो यहां पर लर्न अबाउट द फाउंडेशंस ऑफ द मैनेजमेंट थ्योरी एंड इट्स इंपैक्ट। भाई इस मैनेजमेंट का फाउंडेशन होता क्या है और इससे इंपैक्ट क्या आया है आज के मॉडर्न बिजनेस के अंदर, इसके बारे में हमें मैनेजमेंट सिखाती है। और यहां पर क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के बारे ने हमें ये चीजें बताया। अब ओरिजिन क्या है बेटा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन, बेटा जी मैनेजमेंट एक तरह से डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है। जैसे अगर आपने रूटीन बनाया कि मुझे कल से जिम जाना है, कल से एक्सरसाइज करना है, एक बात ध्यान रखेंगे जीवन में DCD, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट, 3 चीजें फॉलो करनी होती है। डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, कमिटेड है कि मुझे काम करना है, तो ही रिजल्ट आती है। तो बेटा जी मैनेजमेंट कुछ नहीं है, नथिंग, मैनेजमेंट इज नथिंग, ये डिसिप्लिन है। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज एक डिसिप्लिन वे में काम करेगा तभी तो ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव कर पाएगा, वरना होगा नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले ईच एंड एवरी एम्प्लॉइज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन को गोल को पूरा करना। तो यहां पर मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन की बात करें, इमर्ज विद द वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट की हम बात करते हैं बेटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहां पर अर्ली इन्फ्लुएंस की बात करें बेटा जी तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट प्लेड, यहां पर क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की बात करें बेटा बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। आज की जो मैनेजमेंट मॉडर्न थ्योरी जो है बेटा, यहां पर क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का बहुत ज्यादा ही रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा ही कंट्रीब्यूशन है इनमें। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान से इन चीजों को समझिएगा। अर्ली इन्फ्लुएंस की बात करें तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है बहुत ज्यादा अपनी कंट्रीब्यूशन रोल प्ले करते हैं कहां पर? मैनेजमेंट के प्रैक्टिस के अंदर। आई बात समझ में? तो सिंपल वर्ड में अगर समझे मैनेजमेंट का ओरिजिन कहां पर है तो डिसिप्लिन वे से आया है, और मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन, इसकी ओरिजिन डिसिप्लिन से है। समझ गए? तो मैनेजमेंट का डिसिप्लिन होना जरूरी है। अब क्लासिकल अप्रोच की अगर बात करें बेटा, यहां पर क्लासिकल अप्रोच क्या होता है? क्लासिकल अप्रोच एफिशिएंसी वर्सेस प्रोडक्टिविटी, 2 वर्ड आपको देखने को मिलती है, एक होता है एफिशिएंसी और एक होता है प्रोडक्टिविटी। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी? तो एफिशिएंसी की बात करते हैं बेटा, ये फोकस करता है कहां पर? इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी थ्रू स्ट्रक्चर्ड मेथड्स। यानी यहां पर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा करके इंक्रीजिंग, फोकस कहां होता है बेटा? दोनों के बीच में हम देख रहे हैं डिफरेंस को, देख रहे हैं अप्रोच, दोनों अप्रोच को, क्लासिकल अप्रोच एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। तो ये फोकस इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, एंड एफिशिएंसी थ्रू स्ट्रक्चर्ड मेथड, एफिशिएंसी को भी बढ़ाते हैं स्ट्रक्चर्ड मेथड्स के थ्रू। उसके बाद बात करें एम्फेसिस डिवीजन ऑफ वर्क, हियरार्चिकल, स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मलाइज्ड रूल्स। तो बेटा जी यहां पर एम्फेसिस की हम अगर बात करें तो डिवीजन ऑफ वर्क, हियरार्चिकल, यहां पर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, और फॉर्मलाइज्ड इस रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्यूज
ऑफ वर्कर, अगर वर्कर की व्यूज की बात करें बेटा तो टूल्स इन मशीन, बेटा जी यहां पर टूल्स मशीन के फॉर्म में, देखो वर्कर का वेलफेयर पे नहीं ध्यान दिया जा रहा है, वर्कर को एक साधन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, एक लेबर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, समझ गए, तो वहां पर वेलफेयर को यहां पे इग्नोर किया जाता है बेटा। तो टूल्स इन अ मशीन एमिंग फॉर मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट से मतलब है, वेलफेयर का तो जिक्र ही नहीं किया जा रहा है बेटा, तो ये चीज गलत है, समझ गए बात को। तो यहां पर एफिशिएंसी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लासिकल अप्रोच के बेस पर आपको चीजें समझ में आ गया। तो फोकस में हम क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, एफिशिएंसी थ्रू स्ट्रक्चर्ड मेथड के थ्रू। अगर हम यहां पर एम्फेसिस की बात करें बेटा, डिवीजन ऑफ वर्क, यहां पर कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, जब काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटोगे तो वहां से स्पेशलाइजेशन जनरेट होता है। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एक ही व्यक्ति को सारा काम सौंप दोगे तो काम नहीं होगा, सभी को छोटे छोटे टास्क में, स्मॉलर टास्क में अगर काम को डिवाइड करोगे तो वहां से प्रोडक्टिविटी और वहां से स्पेशलाइजेशन जनरेट होती है बेटा। तो दीज आर द क्लासिकल अप्रोच ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। क्लियर है बेटा। तो यहां पर अगर लेबर को एक साधन के, एक मशीन के माध्यम से और मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है, उसको सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लेबर हमारे पास क्या है, ये कैसे मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट हमें दे सकता है, तो वेलफेयर का ध्यान नहीं दिया जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की अगर बात करें बेटा, ऑप्टिमाइजिंग वर्क, तो आइए सबसे पहले अगर हम बात करें साइंटिफिक मेथड किसने दिया था बेटा जी, अगर जिन बच्चों को अगर ये चैप्टर डेप्थ में पढ़ाई करना है तो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2 मैंने ऑलरेडी डिटेल्स में करा रखा है, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि बेहतर तरीके से आप समझ गए। 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्यूल, सभी के बारे में बता रखा है। टाइम स्टडी क्या होता है, मोशन स्टडी क्या होता है, सारे प्रिंसिपल्स के बारे में हमने डिस्कस करा है। हम एक एक चीज को, इच एंड एवरी पॉइंट्स को हमने डिस्कस करा हुआ है। क्या कंपैरिजन है टेलर्स के और हेनरी फ्यूल, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इन सभी को हमने कराया हुआ है। तो आप डेप्थ में देखना चाहते हो तो हमारे लेक्चर को जाकर के वहां से देख सकते हो, ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो यह साइंटिफिक मेथड में क्या बताया गया है कि ऑप्टिमाइजिंग ऑफ वर्क, यहां पर वर्क को, और ये किसने दिया था बेटा, तो फेडरिक विंसलो, इसका नाम क्या है, एफडब्ल्यू टेलर है, एफडब्ल्यू टेलर इसका नाम है। किसका, साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो है फाउंडर है बेटा, उसका नाम एफडब्ल्यू टेलर है। एफडब्ल्यू का मतलब फेडरिक विंसलो टेलर, लेट 19th सेंचुरी। उसके बाद अगर बात करें ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, साइंटिफिक ऑप्टिमाइज वर्क, साइंटिफिक तरीके से कैसे हम वर्क को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया था। उसके बाद प्रोसेस फॉर मैक्सिमम आउटपुट, पूरा इनका रूल्स किसके ऊपर बेस्ड है कि किस तरह से हम आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। की प्रिंसिपल साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर, साइंटिफिक मेथड से वर्कर को सिलेक्शन करें, टास्क को स्टैंडर्डाइजेशन वे में हम करें, और यहाँ पर वर्कर को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करें ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद हो। वर्कर जब ट्रेंड होगा तो काम अच्छा करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। तो अच्छे ट्रेनिंग दो, अच्छे फैसिलिटी दो, साइंटिफिक वे में उसको समझाओ, ट्रीट करो, अच्छे से उसको ट्रेनिंग मिलेगा तो ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम करेगा, नॉलेज होगा तो बेहतर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना इन अ लॉन्ग टर्म। तो इनका प्रिंसिपल्स की अगर बात करें, इनका हम अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो इसके ऊपर बेस्ड है। तो किसने दिया था, फेडरिक विंसलो टेलर। ये अगर हम बात करें लेट 19th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं बेटा। यहां पर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इनका ये साइंटिफिक के ऊपर बेस्ड है बेटा, जहां पर क्या करी जाती है, ऑप्टिमाइज द वर्क प्रोसेस ऑफ द मैक्सिमम आउटपुट। समझ गए बात को। तो साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर को कैसे साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक मेथड के थ्रू उसको सिलेक्ट किया जाता है, उसके बारे में इट्स ऑल अबाउट साइंटिफिक वे। आइए बेटा, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ टेलर्स साइंटिफिक अप्रोच। भाई यहां पर अगर साइंटिफिक टेलर्स की साइंटिफिक अप्रोच की अगर हम बात करें, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या मजबूती पॉइंट थे, तो सबसे पहले बेटा यहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता था, यहां पर एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता था, यहां पर कॉस्ट कम होती थी, कॉस्ट रिडक्शन, और उसके बाद क्लियर गाइडलाइंस। बेटा जी इसके प्रिंसिपल जो है साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर बेस्ड है, तो क्लियर गाइडलाइंस देती हैं जिससे आपको चीजें क्लियर पता होता है। तो स्ट्रेंथ क्या है बेटा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इंक्रीज एफिशिएंसी, कार्य क्षमता बढ़ जाती है थ्रू ऑप्टिमाइज टास्क। यहां पर इनके टास्क को ऑप्टिमाइज करा जाता है बेटा। कॉस्ट रिडक्शन की बात करें, साइंटिफिक अप्रोच से क्या होता है, रिसोर्सेस आपका सेव हो जाता है बेटा। साइंटिफिक अप्रोचेस के थ्रू क्या होती है, यहां पर आपका टाइम, यहां पर कॉस्ट आपका सेव हो जाता है, आपका रिसोर्सेस सेव हो जाता है।
क्लियर गाइडलाइंस कहता है वेल डिफाइंड रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम फॉर एम्प्लॉइज। बेटा जी यहां पर क्लियरली मेंशन होता है, यहां पर वेल डिफाइंड होता है किसका क्या रोल होगा, क्या किसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, क्या किसका एक्सपेक्टेशंस होगा, ये सभी चीजें क्लियर तरीके से लिखा होता है बेटा। तो ये क्या है, इसका स्ट्रेंथ पॉइंट है, किसका, टेलर का। समझ में आ गया क्लियर पॉइंट्स। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, कॉस्ट को कम करता है और क्लियर गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है एम्प्लॉइज के लिए, ताकि दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन में ना रहे। तो इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ टेलर साइंटिफिक अप्रोच। आइए बेटा उसके बाद हम बात करते हैं, इस दुनिया में हर चीज का प्लस और माइनस पॉइंट होता है बेटा। तो अगर इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, अच्छाई है, तो बुराई भी होगी। तो हम इसके बारे में डिमेरिट्स की बात करेंगे। तो इसका डिमेरिट्स क्या है, सिंप्लीफिकेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, रिजिडिटी। बेटा सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन की बात करें, ट्रीट वर्कर एज ए मशीन। बेटा जी वर्कर को यहां पर साधन के रूप में लिया जाता है, मशीन के रूप में लिया जाता है। बेटा वर्कर का इमोशंस भी होता है, समझ गए, उनका वेलफेयर का भी ध्यान दिया जाता है, जो ये अप्रोच इग्नोर करता है, सबसे पहली बात। तो बेटा जी यहां पर ट्रीट एज अ वर्कर एज अ मशीन, बेटा जी मशीन नहीं होता, यहां पर उसकी इमोशंस को आप खत्म कर रहे हैं, उसकी नीड को खत्म कर रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं है, ये डिमेरिट्स पॉइंट है बेटा। आई बात समझ में। लैक ऑफ मोटिवेशन, बिल्कुल भाई आप सिर्फ उससे काम ले रहे हो, पैसा दे रहे हो लेकिन काम ले रहे हो, उसकी इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कोई उसके बारे में चिंता, कोई फिक्र नहीं है आपको, तो क्या फर्क, मतलब उसका मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा, नहीं, लो रहेगा, टेंशन में रहेगा। लैक ऑफ मोटिवेशन। फोकस ऑन एफिशिएंसी, आपका ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ वेलफेयर को तो आप भूल ही गए हैं, आप तो यहां पर एम्प्लॉइज को एज अ मशीन समझ रखे हैं, तो कहां से उनको वो आपसे खुश रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे, मोटिवेशन कम रहेगी तो काम कम होगा। नॉट एम्प्लॉय वेलफेयर, बेटा जी एम्प्लॉय की वेलफेयर तो भूल ही जाते हैं कि ये भी कुछ होता है। रिजिडिटी, लिमिट क्रिएटिविटी, यहां पर इसका अगर अप्रोच की बात करें, अगर इसकी साइंटिफिक टेलर की अगर हम बात करें, टेलर्स ऑफ साइंटिफिक की, तो यहां पर क्या होता है, रिजिडिटी होता है, इसका मतलब लिमिट क्रिएटिविटी, यहां पर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है, और यहां पर रिपीटेटिव टास्क टास्क यहां पर रिपीट हो जाती है बेटा। तो इस तरह से सारे के सारे क्या है बेटा, डिमेरिट्स है। सिंप्लीफिकेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड रिजिडिटी आर द डिमेरिट्स ऑफ साइंटिफिक टेलर अप्रोच। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्यूल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था बेटा, हेनरी फ्यूल। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों को क्लास, अगर आपको इन हेनरी फ्यूल का द्वारा दिया गया 14th प्रिंसिपल्स, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेप्थ में देखना है। क्लास 12th का मैंने चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज का मैंने अपलोड किया हुआ है, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अच्छे से उसको देखना, बेहतर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यहां पर हम लोग उस तरह से ही बात करेंगे। तो यहां पर अगर बात करें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल समझ गए। तो यहां पर सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद हम बात करते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद डिसिप्लिन होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, उसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होना चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। उसके बाद अगर बात करें बेटा, आइए, तो यहां पर 14 प्रिंसिपल्स गिवन नहीं है बेटा, यहां पर कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हमने बता रखा है। 14th प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्यूल, जो क्लास 12th का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 में हमने डाला हुआ है, लिंक डाल दूंगा, वहां से डेप्थ में देख सकते हो। यहां पर इसके बारे में कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हमने डिस्कस करा है, 14th प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है बेटा, हेनरी फ्यूल कहता है डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होता है, बहुत सारे टारगेट को छोटे छोटे टास्क में, अगर स्मॉलर टास्क में अगर डिवाइड करोगे, यूनिट्स में डिवाइड करोगे, और तब इंप्लॉइज को अगर हैंड ओवर करोगे, तो काम अच्छे तरीके से होगा, यहां से स्पेशलाइजेशन जनरेट होगा, जिसका जो काम है वही काम करेगा, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लियर पता होना चाहिए, किसकी क्या अथॉरिटी है, कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है, किसकी अथॉरिटी क्या है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये क्लियर मेंशन होना चाहिए।
डिसिप्लिन, रेस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड अग्रीमेंट, बिल्कुल सही बात है। रेस्पेक्ट और डिसिप्लिन नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं होगा, सब कुछ आप ब्रीच कर दोगे, काम इफेक्टिवली नहीं होगा। यूनिटी ऑफ कमांड का होना जरूरी है। ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर्स, एक एम्प्लॉइज का एक ही बॉस होना चाहिए, मोर देन 2 नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। समझ गए बात को? तो इसके पूरे अगर आप डेप्थ में प्रिंसिपल देखना चाहते हैं तो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेंगे। समझ गए? चलिए आइए बेटा, अब हम बात करते हैं मेरिट्स क्या है फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स का। तो सबसे पहले एफिशिएंसी बढ़ जाता है, कोऑर्डिनेशन होती है, कंसिस्टेंसी, बिल्कुल सही बात है। हेनरी फ्यूल क्या प्रिंसिपल्स उसके ऊपर बेस्ड है, वो कहता है डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इस तरह की चीजें होती है बेटा। तो सबसे पहला क्लियर रूल्स, किसका क्या रोल्स होगा, किसका क्या रोल होगा, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, वो क्लियर मेंशंस होता है। एफिशिएंसी होता है। कोऑर्डिनेशन की बात करें, बैलेंस वर्क फ्लो, यहां पर बैलेंस डिसाइड होती है। कंसिस्टेंसी, स्टेबल फ्रेमवर्क ऑपरेशंस, बेटा जी यहां पर स्टेबल होता है, यहां पर कंसिस्टेंसी होती है। तो कंसिस्टेंसी, स्टेबल फ्रेमवर्क फॉर ऑपरेशंस, तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, मेरिट्स है हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल्स का। तो एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन और कंसिस्टेंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है किसका क्या रोल होगा, रिस्पांसिबिलिटी होगा, क्लियर मेंशन होगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बैलेंस ऑफ वर्क फ्लो होना चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की बात करें बेटा तो स्टेबल फ्रेमवर्क फॉर ऑपरेशंस का होना जरूरी है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं डिमेरिट्स ऑफ फ्यूल्स प्रिंसिपल्स। बेटा जी ये डिमेरिट्स पॉइंट क्या है इस हेनरी फ्यूल की? तो सबसे पहला हम सिंप्लीफिकेशंस की बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है डज नॉट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो यहां पर ये भाई यहां पर जो इंडिविजुअल है उनके अकाउंट में डिफरेंसेस नहीं आएगा। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है। मे नॉट सूट एवरी ऑर्गेनाइजेशन, रिजिड स्ट्रक्चर होता है जहां पर लिमिट इनोवेशन होता है, बहुत ज्यादा आप यहां पर रिसर्च नहीं कर पाओगे, यहां पर रिस्ट्रिक्शंस होती है। आई बात समझ में? चलिए उसके बाद अगर हम बात करें बेटा यहां पर ये टेलर्स है और यहां पर क्या है, फ्यूल साहब है। आइए बच्चों मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं। यहां पर कौन है, देखिए ये जो है हमारे जवाब साहब, ये जो फ्यूल है, और ये जो है हमारे टेलर साहब है। अब इन दोनों के बीच में हम डिफरेंसेस को देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेलर वर्सेस फ्यूल की डिफरेंसेस क्या है, तो सबसे पहले टेलर क्या कहता है बेटा, टास्क एफिशिएंसी साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी यहां पर टास्क एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड है, यहां पर किसके ऊपर बेस्ड है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। बेटा जी यहां पर सेकंड में हेनरी फ्यूल कहता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी हेनरी फ्यूल को हम कह सकते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। समझ गए बात को? और यहां पर क्या होता है, टास्क एफिशिएंसी और साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस करा जाता है, कहां पर, टेलर के अंदर। और हेनरी फ्यूल क्या कहता है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। आया बात समझ में? चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कुछ एडिशनल रेफरेंस है बेटा जी। मोर डिटेल्स एक्सप्लेनेशन इफ यू वांट टू डीपर अंडरस्टैंडिंग of concept, check out our class 12th business studies chapter number 2 lectures. Topic covered scientific management approach, fuel principles of the management, comparison tailors versus fuel. तो these lecture link provided in the description below the videos. हम आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसको आराम से देख सकते हो। समझ गए बात को? चलिए आज की क्लास को अगर हम वाइंड अप करते हैं बेटा, तो हम लोगों ने आज के क्लास के अंदर क्या क्या सीखा, क्या क्या कॉन्सेप्ट को समझा, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक बार समरी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात करा मैनेजमेंट की ओरिजिन की बात करें बेटा, तो यहाँ पर सिस्टमेटिक स्टडी बिगिन की हम बात करते हैं। क्लासिकल अप्रोच की बात करें, फोकस करता है बेटा किसके ऊपर, फोकस ऑन एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करता है। उसके बाद बात करें बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें, तो यहाँ पर टेलर टास्क मेथड्स के ऊपर हमने डिस्कस करा। फिर हमने बात करा प्रिंसिपल्स, फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स की बात करें बेटा, ये जनरल गाइडलाइंस होती है, उसके बारे में डिस्कस करा। उसके बाद हमने बात करें स्ट्रेंथ क्या होता है एंड डिमेरिट्स क्या होता है, तो यहाँ पर प्रोस एंड कॉन्स ये हमने डिस्कस करा बेटा। प्रोस एंड कॉन्स एनालाइज की बात करें, कंपैरिजन हमने करा टेलर वर्सेस फ्यूल की। तो इस तरह से मैंने आज की क्लास को वाइंड अप किया। पार्ट 1 आपका खत्म हो चुका है बेटा, पार्ट 2 में हम लोग मिलते हैं और जो भी रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम डिस्कस करते हैं। बाकी आप लोग स्टडी कीजिए, मैंने बता दिया जो आपको डेप्थ में देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वहां से आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं बेटा सेकेंड पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।